अब लिखा है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ये तीसरा टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज यानी क्या? तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस बोला जाता है, या तो मार्केट, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड। अब ये जो लिखा है ना इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मतलब क्या? हर इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो लोगों से पैसे अलग अलग तरीके से इकट्ठा करेंगे, बराबर। चाहे वो शेयर्स इशू करेंगे, या डिबेंचर इशू करेंगे, या बॉन्ड इशू करेंगे। तो कोई भी सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने का जो मार्केट है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। बट उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना मार्केट नहीं चलता। तो देखो क्या क्या सिक्योरिटीज में आता है, मैंने आगे भी बताया। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर इशूड बाय द कंपनीज। उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगी, और सेमी गवर्नमेंट यूनिट जो बॉन्ड इशू करते हैं वो भी इसमें आ गए। साथ में इससे क्या फायदा क्या होता है, तो तीसरा जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करो। ये कैपिटल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, कॉमर्स को और गवर्नमेंट को। इंडस्ट्री यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स यानी उस प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचाने की जो मेहनत करते हैं वो कॉमर्स के अंदर है। और जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों के ऊपर नजर रखती है। अब डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 1956 में स्टॉक एक्सचेंज के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, ध्यान देना, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल चलाए वैसा भी हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है। और आगे लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब रजिस्टर किया गया हो या ना रजिस्टर किया गया हो। एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ, मकसद क्या है? असिस्टिंग यानी मदद करना, रेगुलेटिंग यानी कंट्रोल, दोनों साथ में, ये देखो रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बिजनेस इन, किसके लिए? तो हम पहले तो बाय करेंगे, फिर उसके बाद में सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी। डीलिंग का मतलब क्या हुआ? डीलिंग इन सिक्योरिटी का मतलब कि शेयर मार्केट के अंदर जब भी प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, तो उस वक्त हम किस तरह से सिक्योरिटीज को स्टेबल रख पाएंगे, वो इसके अंदर आएगा। एट प्रेजेंट 23 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। मोस्ट ऑफ देम आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई बोला जाता है इसको। जिसके ऊपर आता है निफ्टी, NIFTY, जिसका जो इंडेक्स नंबर है उसको क्या बोलेंगे अपने? निफ्टी बोलेंगे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। देयर ऑपरेशंस आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं अपने सेबी, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स, इट इज अ प्लेस जहां पे सिक्योरिटीज को परचेज या तो सेल किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे रजिस्ट्रेशन किया गया उसका या ना किया गया। रजिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से जिसकी परमिशन ली जाए उसको इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब सिंपल कंपनी होना। द ट्रेडिंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज is strictly regulated by rules and regulation prescribed for various transactions। हर ट्रांजेक्शन के रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को मान के हमको चलना पड़ता है। और इन्वेस्टर्स भी उसमें होते हैं, और स्पेक्यूलेटर्स भी होते हैं। देखो स्पेक्यूलेटर्स यानी सट्टा करने वाले लोग, आज खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो बेच देंगे। उनका मकसद लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, बराबर। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, द सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी कंपनी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर अलाउड टू डील एट स्टॉक एक्सचेंज। यानी हर तरह की सिक्योरिटी, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कॉमर्स हो, या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब अपनी सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकते हो। अब ये फंक्शंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में टिक करो ये। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो स्पॉट मार्केट, एक ही वर्ड जो बोलूं ना उसको अंडरलाइन करते जाने, इसमें डार्क भी किया हुआ है। रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट है ये, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कंटिन्यूअस मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मार्केटेबिलिटी मतलब खरीदना और बेचना पॉसिबल कराना। एंड इंक्रीजेस द लिक्विडिटी, मतलब क्या? लिक्विडिटी का मतलब कैश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, प्रवाहिता कहवाय ने।
मतलब अगर मेरे पास शेयर्स है तो अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो मैं बेचूंगा तो T+2 यानी 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। कुछ सिक्योरिटी जो सेम डेज के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। टी यानी ट्रेडिंग, जिस दिन ट्रेडिंग किया उसके बाद में 2 दिन के अंदर पैसे तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। T+2 विद इन बोला जाता है, यानी मतलब आज मैंने ट्रेड किया तो कल शाम तक पैसे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। फिर डिसेमिनेशन ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। The stock exchange maintains complete record of all the transaction of different securities. It provides continuous information about prices of selected shares. कुछ शेयर्स की प्राइस उसके अंदर बताई जाती है, सब शेयर्स नहीं आते। आपको पहले शेयर्स को लिस्टिंग कराना पड़ता है। शेयर्स का क्या करना पड़ता है? लिस्टिंग कराना पड़ता है। जो शेयर लिस्टेड है ना उसी की प्राइस खाली ट्रेड करेगी। दिस एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू नो द वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, यानी उनके पास जितने भी शेयर है उनकी कीमत कितनी है बाजार में, वो उससे समझ पाएंगे। फिर कैपिटल मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब मूवमेंट, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स का मतलब कैपेबल कराना, शक्य करूँ। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पैसे का सर्जन करना, यानी मूडी सर्जन देने के बाद। एंड असिस्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जिनके पास पैसे बिल्कुल बेकार में पड़े हैं वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में या तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे। वो पैसे जिनको जरूरत है वैसे कंपनीज तक जाएंगे। तो आपके सेविंग्स को मोबिलाइज किया, मतलब आपके सेविंग्स को बेकार पड़ी रही जगह से अपने क्या किया, मूव किया, और किसके अकाउंट में वो पैसे गए जिनको जरूरत है उनके पास। In absence of stock exchange, it will not be possible to mobilize the surplus funds of people and to direct its investment in profitable channel. तो अगर हम उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आपको ये चांस देता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वो कंपनी के अंदर आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी प्लस उनका भी काम हो जाएगा। फिर मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, इट एंश्योर्स द फ्लो ऑफ कैपिटल इन मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे लग रहा है कि वहां से रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैं वहां से पैसे निकाल के दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मतलब यहाँ पे उन सिक्योरिटीज के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो लेस प्रॉफिटेबल से निकाल के हम मोर प्रॉफिटेबल तक जाएंगे। तो इसका मतलब हम कैपिटल को मोबिलाइज करेंगे, मतलब कैपिटल को मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ जो लिखा है ना ऊपर ब्रैकेट में टू कलेक्ट, वो मीनिंग गलत है। तो मूव आता ही है, कलेक्ट नहीं होता, मूव होता है। फिर आता है ऑफर्स लिक्विडिटी। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेस where investors can sell his stock and shares at current prices so they can easily convert their shares into cash. The stock exchange provides liquidity of capital to the investors. Liquidity यानी जब चाहे न तब वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे को, यानी जो भी शेयर है उसको। फिर आता है उसके बाद में फैसिलिटेट स्पेकुलेशन। अब देखो कुछ बिजनेसमैन जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं कि आज पैसा इन्वेस्ट किया ना फिर देखेंगे नहीं, सालों साल तक वो पैसा वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा। आप वो पैसे को वापस विड्रॉ नहीं करते हो, पैसों को वापस अपने खींच नहीं लेते मार्केट में से, राइट। ये लोग कौन बोले जाते हैं? ये इन्वेस्टर्स है। लेकिन जो स्पेक्यूलेटर्स है वो क्या चाहते हैं कि आज अगर मैंने शेयर्स खरीदा तो थोड़े ही टाइम के अंदर जब भी प्राइस अच्छी मिलेगी तो मैं उसको बेच के वापस मार्केट में से निकल जाऊंगा और दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा स्पेक्यूलेशन करना, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, यानी सट्टा खेलना बोलते हैं इसको। एंड टू सिक्योर सब्सटेंशियल गेन, सब्सटेंशियल यानी नोनपात्र, कंसिडरेबल through fluctuations in security prices. If a speculator expects a big rise in the price of a security, he begins to purchase it in advance and sell all the holdings at the peak level for earning profit. यानी अगर उसको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा, एडवांस में सब खरीद लेगा, और उसके बाद में जब प्राइस बढ़ेगी तो उसको बेचना शुरू करेगा। ऐसा बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। देखो ध्यान देना, इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है
हैव टू फर्निश सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने के आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने पड़ते हैं टू द स्टॉक एक्सचेंज। दस स्टॉक एक्सचेंज एक्सरसाइज कंट्रोल। तो आपके पास जो भी अभी तक 3 महीने का कारोबार हुआ वो सबका रिजल्ट आपको किसको देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबमिट कराना पड़ेगा। अब स्टॉक एक्सचेंज उसको पब्लिसाइज करती है, मतलब सबको इन्फॉर्म करती है। तो अगर कोई भी कंपनी कुछ भी गलत काम कर रही है ना, तो अपने आप वो रुक जाएगा, क्योंकि हर 3 महीने के अंदर उसके ऊपर चेकिंग पॉइंट कौन लाएगा, स्टॉक एक्सचेंज लाएगा। द स्टॉक एक्सचेंज एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस सेफगार्ड यानी प्रोटेक्ट। सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो रेगुलेट्स कंपनी मैनेजमेंट। यानी किसी को भी नुकसान नहीं होता इससे। कोई कंपनी एकदम से डूबती नहीं है, उसके पहले बहुत जगह पे रेड फ्लैग्स लगाई जाते हैं, मतलब कि बहुत जगह पे चेतावनी दी जाती है। फिर ऑफर्स प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, कीमत में स्थिरता। व्हेन शेयर प्राइसेस आर लो द ट्रेडर्स मेक हेवी बाइंग, दिस इंक्रीजेस डिमांड फॉर शेयर्स एंड उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है फिर बाद में। सिमिलरली जब शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, दे ट्राई टू डिप्रेस द शेयर प्राइस बाय सेलिंग शेयर्स। द स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स कंटिन्यूअस स्टेबिलिटी इन शेयर प्राइस। यानी मतलब जब प्राइस बढ़ जाती है तो लोग बेचना शुरू करते हैं, अब जब कम हो जाती है तो खरीदना शुरू करते हैं, तो प्राइस वापिस उसी जगह पे आके स्टेबल हो जाती है। ensures continuous stability in share price through the regular purchase and sale of securities, ensures wider ownership of securities. If a company's securities are listed in different stock markets of the country, its securities will be bought and sold by persons scattered all over the country. So the ownership of securities is also widely scattered. क्या लिखा गया, scattered यानी बिखरे पड़े हैं लोग, विखेरायला क्या है scattered એટલે जो लोग पूरे इंडिया में, या तो कुछ लोग तो एनआरआई भी जो है ना वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो लाखों लोग है जो अलग अलग जगह पे, लेकिन वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वो स्कैटर्ड है। अब बैरोमीटर ऑफ बिजनेस कंडीशंस, स्टॉक एक्सचेंज आल्सो एक्ट्स एज अ बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस कंडीशन ऑफ इन द कंट्री। बूम्स एंड डिप्रेशन आर reflected by the index of prices of various securities. booms and depression यानी तेजी यानी मंदी, वो किससे पता चलता है, सिक्योरिटी मार्केट की प्राइसेस से। अभी कल की बात करें 1197 पॉइंट सेंसेक्स इंक्रीज हुआ, तो इसको तेजी बोलेंगे भाई, ये तेजी तेजी नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट राइज हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, इसकी वजह से अब खरीदने वाले ने इंटरेस्ट दिखाया तो मार्केट अप हुआ। कल अपने देखा था सेगमेंट वाइज होता है, सेक्टर वाइज, बराबर है। वो सेक्टर वाइज इसके अंदर कल अपने क्या देखा, कल खाली दो जगह पे ज्यादा बाइंग देखा गया। कौन से सेक्टर में, एक तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर और दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, दो सेक्टर के अंदर ज्यादा तेजी थी, इसकी वजह से मार्केट इतना अप गया ऐसा। अब डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना बोला जाएगा इसको। द लिस्टेड कंपनीज हैव टू फर्निश क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट टू द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, मैं आगे भी बता चुका। द एनालिस्ट, एनालिस्ट मतलब स्टडी करने वाले लोग, जो स्टडी करते हैं उसको एनालिस्ट बोलते हो। यूज दिस डेटा एंड गिव देयर ओपिनियन अबाउट वेरियस शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट टू द इन्वेस्टर्स। यानी जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक जाती है, लेकिन किसके बेस के ऊपर, आप जो क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करते हो उसके बेस के ऊपर। अब सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अब ये और ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, अगर मिक्सअप भी हो जाए ना तो भी कुछ खास ज्यादा फर्क ना पड़े। देखो पहले ये जो कंटिन्यूस मार्केटेबिलिटी है ना वो उसमें भी है, यानी अपने रेडी मार्केट मिलता है। कंटिन्यूस मार्केटेबिलिटी यानी વેચાણ અને ખરીદ યોગ્યતા, વેચાણ અને ખરીદ યોગ્યતા એને માર્કેટેબિલિટી કહેવાય. The stock exchange provides a ready market for sale and purchase of securities. It provides continuous marketability to the listed securities. जितनी भी सिक्योरिटीज है वो आसानी से खरीदी और बेची जा सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसका लिस्टिंग होना जरूरी है शेयर मार्केट में। Proper direction to the flow of capital. Stock exchange is a sensitive barometer of business activities. This is because
When the sale and profit of company increases, the prices of its shares are rising. स्टॉक एक्सचेंज एक सेंसिटिव बैरोमीटर बोला जाता है। इसका मतलब लोगों को पता चलता है कि लोगों का पैसा कौन से, अभी मैंने बताया कि बैंक के शेयर में और ऑटोमोबाइल के अंदर खाली कल तेजी थी, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लोग किस में इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हैं, बैंक में और ऑटोमोबाइल में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेल एंड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी जब इंक्रीज होता है तो प्राइसेस ऑफ इट्स शेयर्स आर राइजिंग, thus the prices of different securities indicate the relative profitability. This provides guidance to the investors. They can invest their fund in the securities of those companies which are more profitable. वो अपनी सिक्योरिटीज को वैसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। एंड द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी आपको पता चलेगा कि किस जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होती हो उस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा मुनाफा। अभी 8,700 से पिछले दिवाली में शुरू हुआ था राइज करना मारुति सुजुकी के शेयर्स का, कल 12,900 के ऊपर था, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ जिसने दिवाली के पहले शेयर खरीदा होने। बराबर, अभी 100 शेयर भी खरीदो तो 8,000 का एक शेयर 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 8 लाख का इन्वेस्टमेंट सीधा कितना हो जाता है, 12,90,000 का। बात से जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट। Higher distribution of new securities, the listed securities fetch higher prices as compared to unlisted securities. जो listed securities है उसकी प्राइस ज्यादा है और अनलिस्टेड की नहीं होती इतनी ज्यादा। लिस्टेड कंपनी शेयर्स आर मोर एक्सेप्टेबल बाय इन्वेस्टर्स, लोग जल्दी उसको अपना लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजंस व्हेन द न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज दे गेट गुड पब्लिक रिस्पॉन्स। अभी आज भी कोई इशू है, जो कंपनी का नाम याद नहीं है पर मुझे मैं आपको बताऊं नाम, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है कुछ 384 रुपए के, यानी 384, 1 रुपए का शेयर है खाली। ऑफिस स्पेस स्पेस सॉल्यूशन से नाम की कंपनी, यानी ये स्पेस कंपोनेंट बनाती है, ये मिसाइल के कंपोनेंट बनाती है। पर अब प्राइवेट कंपनी थी और 500 या 600 करोड़ रुपए का फंड उसको इकट्ठा करना है, इसलिए उसने अपना इशू। इसमें कैसा होता है कि आप जीएमपी देखते हो, अभी मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। देखो, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं सबसे पहले जीएमपी देखूंगा, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम रोज रोज चेंज होता है। कल का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये शेयर का 150 रुपये था। इसका मतलब अगर मैं 394 रुपये का एक शेयर खरीदता हूँ तो पहले दिन 150 रुपये प्लस में जाएगा, यानी उसके शेयर्स कितने प्लस में आएंगे, 150 रुपये प्लस में आएंगे। मतलब 544 के आसपास वो शुरू करेगा। पर ये हमेशा सही नहीं होता। ये जो जीएमपी होता है ना, वो शेयर को तुमने खरीद लिया ना, बाद में भी डाउन हो जाए या बाद में इंक्रीज भी हो जाए। कई बार तो उसका बिल्कुल उल्टा भी पड़ता है। जैसे एलआईसी के अंदर जो बोला था 900 का शेयर, 700 का, तो 900 का शेयर भेजा था कंपनी ने, नहीं 700 रुपये का। अब 700 रुपये के शेयर के सामने जीएमपी थी खाली 12 रुपये, यानी प्लस 12 रुपये आते थे। लेकिन जब शेयर ट्रेड होना शुरू हुआ ना, तो सीधे उसकी प्राइस पहले दिन बोली गई 500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये ऐसे, यानी डाउन में चला गया। पर जिसने उस टाइम पे अपने शेयर्स को बाकी रखा ने, ये आया था पिछले सितंबर में या तो अक्टूबर में इशू आया था। अभी उसकी प्राइस 1100 रुपये के आसपास चल रही है। यानी ये कोई प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने ने ये कर सकते हैं कि देखो, जिसका लिस्टिंग होता है ना मार्केट में, उसको पब्लिक से रिस्पॉन्स भी कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है। अब एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही ऑपरेट नहीं होते, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से काम करते हैं। मोर ओवर इट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट एक्टिविटीज लाइक ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग यानी किसी भी शेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो जाना, उसको ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। इललेजिटिमेट स्पेक्यूलेशन, इललेजिटिमेट का मतलब गैरकानूनी। एंड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब अप्स एंड डाउन्स बोलते हो उसको, उतार चढ़ाव। सो देयर इज सेफ्टी ऑफ द फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, दस दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। देखो इसको अंडरलाइन करो, इससे कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में बरकरार रहता है और एनकरेज होते हैं वो कॉर्पोरेट लोग के, जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर काम करते हैं। फिर वापिस देखो सेम आया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स।
तुम्हारे घर पे जो पैसे वैसे ही पड़े रहते या बैंक अकाउंट में वैसे ही आइडल पड़े रहते, उसको शेयर मार्केट के अंदर अपने मोबाइलाइज यानी मूव कर सकते। तो जो सरप्लस फंड्स है वो रेम्यूनरेटिव चैनल यानी जिसमें प्रॉफिट ज्यादा और वैसी चैनल पे अपने उसको डाइवर्ट कर सकते हो। अभी आता है देखो मिरर ऑफ बिजनेस साइकिल, वो एग्जैक्टली सेम है जो बैरोमीटर था वो पीछे। मिरर ऑफ बिजनेस साइकिल उसके पीछे देखो, पीछे के पेज पे आपको बैरोमीटर वाला नीचे एक पॉइंट है, एग्जैक्टली वैसा ही। अगर इसकी जगह पे वो लिख दो तो भी सेम है। द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, और साथ में बूम एंड डिप्रेशन भी समझ में आता है। नाउ द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज इंडिकेट द डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, यानी प्राइसेस जब गिरती है तो हम मानते हैं कि डिप्रेशन आता है। सिमिलरली जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बूमिंग सिचुएशन के अंदर है, यानी और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Thus the stock exchange indicate the economic conditions and business conditions of economy. So it is known as the mirror mirror of business cycle. As the mirror दूसरी बार आ गया है, as the mirror दो बार लिखा है। मिरर ऑफ बिजनेस साइकिल यानी बिजनेस साइकिल कैसी चलती है, यानी बिजनेस कैसा है, माहौल क्या है बाजार में, वो पता चलता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस एंड सेल्स, तो स्टॉक एक्सचेंज से आपको पता चलता है कि सारे ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो डिफरेंट सिक्योरिटीज का कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मिनट टू मिनट मूवमेंट इन द प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड शेयर्स ऑन टीवी चैनल्स लाइक सीएनबीसी, जी न्यूज, एनडीटीवी, ऐसी चैनल के ऊपर रोज अपने को प्राइसेस दिखती है। फिर बेटर एलोकेशन ऑफ फंड, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस। जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां से लोग पैसे निकाल देंगे, और जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहां पे अपने पैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे। दिस इंश्योर्स बेटर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, तो इससे हमको क्या मिलता है, बेटर एलोकेशन, ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एलोकेशन का मतलब, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। फिर इंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन सेल ही स्टॉक एंड शेयर्स एट करंट प्राइसेस, सो दे इजीली कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू कैश। तो हमको जब चाहिए ना तब उसको, ये भी आगे आ चुका है ये लिक्विडिटी वाला भी, और यानी अपने जब भी चाहिए तब अपनी सिक्योरिटी को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इवेल्युएशन मतलब किम्मत करवी केवाय ने, द इन्वेस्टर्स कैन इवेल्युएट द वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनको पता चलता है कि उनके होल्डिंग्स एंड उनके पास जो सिक्योरिटी है उनकी कीमत कितनी है, और वो कहाँ से पता चलेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस है उसी से पता चलेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस द बेनिफिट्स और यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिखा है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के होने से क्या फायदे हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो कम्युनिटी या तो कंट्री को, इसमें वर्ड्स में टिक कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है जो क्लिक करना है आपको दिमाग में रखना है उसको याद रखे, ये जितने भी वर्ड्स है ना वही तुमको याद करने हैं, सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। तो देखे सबसे पहले सेविंग हैबिट को टिक करो, यानी ये आपके अंदर डेवलप करेगा सेविंग्स हैबिट को, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। दूसरा, कैपिटल मोबिलाइजेशन के कारण प्रोसेस ऑफ अंडरलाइन करो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि कैपिटल एक जगह पड़ी नहीं रहती है, वो यूज हो पाती है दूसरी जगह पे, इसलिए इसमें कैपिटल मोबिलाइजेशन होता है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको अंडरलाइन करें, यानी एक जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं करते, एक से ज्यादा जगह पे, जैसे कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, तो इससे उसको स्टेबल और इंक्रीजिंग यील्ड मिलता है। यील्ड यानी इनकम, बाजू में लिखा है ये, स्टेबल यानी स्थिर। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ द वर्थ ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, इवेल्युएशन को अंडरलाइन करो, यानी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटीज है उसकी कीमत बढ़ती है कि कम हो रही है। फिर उसके बाद इट गिव्स आइडिया ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, तो अंडरलाइन करो इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कंट्री के अंदर डिप्रेशन चल रहा है कि बूम, यानी तेजी है कि मंदी है वो पता चलेगा।
डिप्रेशन यानी मंदी, बूम यानी तेजी होता है। thus it is a mirror of economic situation of a country। फिर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पीपल कैन इन्वेस्ट देयर फंड्स इन सेफ एंड मोर प्रॉफिटेबल, तो सेफ एंड मोर प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करो। इससे आपको इन्हें इंश्योर्ड यानी गारंटी मिलती है कि आप जो भी अपना पैसा है वो ऑप्टिमम यानी बेस्ट जगह पे इक्विटेबल यूटिलाइजेशन उसका कर पाते हो, और जो भी तुम्हारा फाइनेंस है उसका वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस हमेशा स्केर्स होता है। स्केर्स का मतलब जो कमी होती है ना उसको स्केर्सिटी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, अंडरलाइन करो। यानी गवर्नमेंट को भी मदद मिलती है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे इकट्ठा कर पाए। अब इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट्स है? इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज, किस तरह की सिक्योरिटी आपको सिलेक्ट करनी है उसका गाइडेंस मिलेगा। तो इसमें देखो गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, इसको अंडरलाइन करें। फिर दूसरे में आता है मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। मार्केटेबिलिटी यानी बेच पाना, और लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट कर पाना। सो द इन्वेस्टर्स कैन सेल देयर सिक्योरिटीज व्हेन दे रिक्वायर फंड्स, जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो अपने सिक्योरिटी को बेच के पैसा ला सकते हैं। इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी थ्रू डेली कोटेशन ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन करो। यानी आपको आज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक एक मिनट की नहीं, एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है, जिससे हमको पता चलता है कि हम सिक्योरिटी को रखेंगे या तो उसको बेच देंगे। परचेज ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज आर, अंडरलाइन करो, लेस रिस्की, क्योंकि उसके बारे में सब चीज जानने के बाद जिसको लिस्ट किया जाता है, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जिसको लिस्ट किया जाता है, मतलब उसमें रिस्क कम हो जाता है क्योंकि चेक करके उसको लिस्ट किया जाता है। फिर इट अवॉइड्स अनड्यू फ्लक्चुएशन, अंडरलाइन करो अनड्यू फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन यानी अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव बोलते हैं वो। तो प्राइस के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं उसको कंट्रोल करता है बाय बैलेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर्स को अपने बुल्स एंड बेयर्स बोलते हैं। बुल यानी तेजी वाले लोग और बेयर्स यानी मंदी वाले लोग। The securities which can be easily sold on stock exchange becomes a good collateral security। अंडरलाइन करो collateral security for loan। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी गिरवी रख सकते हैं, लोन लेने के लिए जिसको गिरवी रख सकते हैं उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस सेफगार्ड्स, तो सेफगार्ड्स को अंडरलाइन करें। सेफगार्ड्स यानी प्रोटेक्ट, यानी ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने बेनिफिट्स टू द कंपनीज। कंपनी यानी जो लोग इश्यू करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो वाइडेंस द मार्केट, वाइडेंस एनलार्ज इसकी जगह वाइडेंस लिखना, यानी और ज्यादा उसको फैलाता है, मार्केट दूर दूर तक फैलता है तुम्हारा। व्हेन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट स्टैंडिंग, अंडरलाइन करो, क्रेडिट स्टैंडिंग और गुडविल इंक्रीज होती है। इसका मतलब तुम्हारी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है। अगर तुम्हारे शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हुए तो इससे कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज गेट क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स, तो इसमें क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स को अंडरलाइन करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स तुरंत उसको खरीदने के लिए भागेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज आर हायर देन दैट ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, दिस इंक्रीजेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो अंडरलाइन करो इंक्रीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर का मतलब अगर कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हो तो वो सामने वाली कंपनी को अपनी रेपुटेशन को इसके सहारे से और ज्यादा प्राइस उसके पास से डिमांड कर सकती है। और गुडविल कंपनी की इंक्रीज होती है। तीन चीजें याद रखनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, बार्गेनिंग पावर और कंपनी की रेपुटेशन यानी गुडविल इंप्रूव होती है। इट गिव्स आइडिया ऑफ द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन एंड गाइड्स द कंपनी, तो गाइड्स द कंपनी को अंडरलाइन करो, किसके लिए? तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के लिए। तो अभी अपने इन्वेस्ट करना, जब मंदी होगी ना तब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता है, राइट। तो नए शेयर्स की कभी भी मार्केट में, नए शेयर्स के इशू मार्केट में आते नहीं वो टाइम पे, लेकिन जब तेजी होती है तो एक साथ में बहुत सारे इश्यूज वन बाय वन आने लगते हैं ऐसा।
तो ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। आप सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैक्सिमम टाइम एवरी ईयर ऑलमोस्ट जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के अंदर था। खरीदा और बेचा कैसे जाएगा? द इन्वेस्टर और एनी पर्सन कैन ट्रेड इन एनी सिक्योरिटी बाय वेरियस मोड्स। किस तरह से अपने, तो पहले तो ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर्स और इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग में अपने बैंक के जरिए से डायरेक्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग फर्म्स के जरिए से अपने कर सकते हो। तो पहले ब्रोकर्स वाला देखें, तो प्रोसीजर ऑफ बाइंग शेयर्स, तो ये पुराना है 1995 से पहले। 2001 के बाद में तो इस तरह के ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम हो गए। सिलेक्टिंग और लोकेटिंग का ब्रोकर सबसे पहला आता है परचेज करने के लिए। ये परचेज का है, ये बाइंग का है, समझ लेना। तो पहले ब्रोकर को लोकेट करें। अगर किसी को सिक्योरिटी को खरीदना है या बेचना है तो सबसे पहले तो क्या आएगा, ब्रोकर को लोकेट करना कि कौन से ब्रोकर के पास जाएंगे। ब्रोकर यानी दलाल। ही शुड सिलेक्ट सच ए ब्रोकर जो आपको प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यानी टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करे, एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करे और उसका नुकसान ना होने दे। प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट का मतलब उसका नुकसान ना होने दे। फॉर डूइंग बिजनेस विद द ब्रोकर ही हैज टू सबमिट, अंडरलाइन करो, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कंपलसरी होता है। और मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म, मेंबर बनना पड़ता है तुमको इस ब्रोकर के पास। इसको है सब ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट फॉर्म भी बोला जाता है, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म को। तो दो फॉर्म है, पहला कौन सा, क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कराना। क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराया जाता है? पहले एनएससी या तो बीएसई के अंदर कराया जाता है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नॉर्मली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कराते हैं। फिर उसका अपने पास रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब कि अगर समझो कि आप शेर खान के जरिए से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो शेर खान अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी, वो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द ऑर्डर ट्रेड कंफर्मेशन। broker is charged by a trading member, registered sub broker and delivery of securities and funds। तो कितनी चीजें बताई गई है, ये ट्रेड का कॉन्फर्मेशन देते हैं, ब्रोकरेज कितना चार्ज करेगा यानी दलाली कितनी लेगा हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, 0.25% जितनी दलाली होती है। बाय अ ट्रेडिंग मेंबर और रजिस्टर्ड सब ब्रोकर एंड डिलीवरी, कितने दिन के अंदर वो आपके अकाउंट में डिलीवरी देगा। अगर खरीद रहे हो तो डिलीवरी अपने को लेनी है शेयर्स की, पैसे पे उसी टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन याद रखो तुमको है ना उसी दिन बेचना होना तो मुश्किल है, क्योंकि T+2 चल रहा है अभी, T+1 या तो T+2 चल रहा है। T+ यानी आज ट्रेडिंग किया +1 डे, यानी कल सुबह में आपके अकाउंट में सिक्योरिटी आपको दिखेगी। तो आज के आज अगर बेचना हो तो वो अलग कारोबार होता है, वो नहीं करना चाहिए। पर एंड फंड्स, पैसे कब तुमको पे करने वो सब के बारे में बताएंगे आपको। ये सब के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स और आपके ऊपर साइन जो कराई जाती है आपके पास से, इसमें सारे एग्रीमेंट साइन कराते हैं। फिर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए क्या क्या आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, किस तरह की सिक्योरिटी आपको खरीदनी है, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर, कितने शेयर या तो डिबेंचर या आपको खरीदने हैं, और कितनी प्राइस मैक्सिमम जिसके अंदर आपको लगेगा कि आप इतनी प्राइस तक जा सकते हो। इन स्टॉक एक्सचेंज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड थ्रू डिपॉजिटरी, सारे ट्रांजेक्शन में बीच में कौन आता है, डिपॉजिटरी आता है। डिपॉजिटरी यानी मतलब कौन, जो मेन होता है ना वो डिपॉजिटरी है। यहाँ पे अपने यहाँ पे एनएससी जो है ना, एनएससी वो स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उसके अंदर जितने लोगों ने रजिस्टर करवाया है ना वो सब के सब वो कौन हो जाते हैं, डिपॉजिटरी हो जाते हैं, जिसको अपने मेन दलाल बोलते हैं ना वो। सो ही मस्ट हैव अ डीमेट अकाउंट, तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए ऑथोराइज डिपॉजिटरी के पास बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। व्हेन ही प्लेसेस एन ऑर्डर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट प्राइस या तो लिमिट प्राइस, दो अलग अलग प्राइस होती है। अब देखो हाईएस्ट प्राइस का मतलब क्या, कि दिन की सबसे ज्यादा प्राइस जो है ना उसमें बेचना होता है, सबसे लोएस्ट प्राइस पे खरीदना होता है। लेकिन लिमिट ऑर्डर मतलब मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई 12 से 13 के बीच में प्राइस कोई भी अच्छी आए ना उसमें तू खरीद लेना, तो मैं लिमिट बोल देता हूँ तुमको, बराबर ना। When he submits an order to buy, he must indicate the quantity of shares to be purchased और मैक्सिमम प्राइस कितनी मुझे अफोर्डेबल रहेगी। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस क्यों लिखना है खरीदने के टाइम पे मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि खरीदने के टाइम पे अपने को ऐसा लगता है कि जब हम खरीदने जाते हैं तो प्राइस अगर बढ़ती हो
तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ तक हमको चलेगा, उससे ऊपर प्राइस में मैं नहीं खरीदूंगा ऐसा। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंट करना, अमल में मूकू कहेवाय। On receiving the order, the broker will feed the same on his terminal. टर्मिनल यानी अपने कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसके ऊपर वो फीड करेगा, फीड यानी एंटर करेगा डिटेल्स को। When the order is confirmed, the broker informs the buyer and sends a contract note. वो बायर को इन्फॉर्म करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आती है। याद रखो, अब कॉन्ट्रैक्ट नोट फिजिकली नहीं देनी है, अब कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ईमेल में आ जाती है। It contains details of the transaction. Now the buyer has to make payment to broker within stipulated period. आज मैं अगर खरीदता हूँ ना शेयर्स, तो एक लेवल तक मेरे पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे 15,000 के शेयर्स अगर मुझे खरीदे तो 15,000 पूरे चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में 13,000 भी होंगे तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन दूसरे जो 2,000 का डिफरेंस है वो एक दिन में मुझे सेटल करना पड़े ऐसा। इट कंटेन्स सॉरी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट द ब्रोकर विल ट्रांसफर द शेयर्स। पेमेंट हो गया तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स आ जाते हैं, बराबर नहीं। आपको उसी वक्त सेटलमेंट इन अंडर सेटलमेंट के अंदर दिखने तो लगेंगे शेयर्स, लेकिन अकाउंट में आपके आएंगे नहीं, वो एक दिन बाद जाएंगे। अभी सेम डे सेटलमेंट 12-15 कंपनीज के अंदर सेबी ने स्टार्ट किया है। आज तुम अगर कोई भी काम करते हो ना, कोई भी शेयर को खरीदते या बेचते हो ना, तो सेम डे पैसे भी जाएंगे, मिल भी जाएंगे, पैसे शेयर्स भी जाएंगे और शेयर मिल भी जाएंगे सेम डे। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज के अंदर है जब ये किया जा रहा है, तो थोड़े टाइम के अंदर यानी 8-10 महीने के अंदर सिंगल डे में सारे ट्रांजेक्शन होंगे। और दुनिया की बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जिसके अंदर, कम कंट्रीज यानी 5-7 कंट्रीज ऐसी है जो सेम डे के अंदर शेयर्स को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाती है। अब प्रोसीजर ऑफ सेलिंग शेयर्स, अब ये बेचना है तो सेम, देखो सिलेक्टिंग अ ब्रोकर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा अलग है। आफ्टर सिलेक्टिंग अ ब्रोकर द सेलर हैज टू प्लेस अ सेल ऑर्डर। अंडरलाइन करो इसको, कौन सा ऑर्डर बोला जाता है, ये सेल ऑर्डर है विद द ब्रोकर। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, जिसको बेचना है, और मिनिमम प्राइस। देखो खरीदने के टाइम पे मैक्सिमम प्राइस और बेचने के टाइम पे क्या है, मिनिमम। इससे नीचे प्राइस में मैं नहीं बेचूंगा ऐसा। यू मे प्लेस अ लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब रेंज बता दो कि इससे इसके बीच में अगर प्राइस आए तो बेच देना। और मार्केट ऑर्डर यानी मार्केट में जो सबसे बेस्ट प्राइस चलती हो वो प्राइस पे बेच दो। द लिमिट ऑर्डर इंडिकेट्स द मिनिमम प्राइस एक्सेप्टेबल टू सेलर बट द मार्केट प्राइस गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू द ब्रोकर टू सेल एट द बेस्ट पॉसिबल, जो मैंने बताया वही, राइट। लिमिट ऑर्डर में क्या आएगा, मिनिमम प्राइस, अंडरलाइन करो। और मार्केट प्राइस के अंदर क्या आएगा, बेस्ट पॉसिबल मार्केट प्राइस। ऐसे वर्ड्स को याद करने का, कोई सेंटेंस याद करने का टाइम नहीं होता आपके पास। बिफोर प्लेसिंग द सेल ऑर्डर द सेलर मस्ट हैव द शेयर्स इन हिज डीमेट अकाउंट। अब अकाउंट में शेयर ना हो तो बेचोगे कैसे। अब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑन रिसीविंग द सेल ऑर्डर ब्रोकर उसको फीड करेगा कैसे, टर्मिनल के ऊपर। व्हेन द ऑर्डर इज कंफर्म तो ब्रोकर सेलर को इन्फॉर्म करेगा, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजी जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसी होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, डिजिटल फॉर्म में, अब पेपर नोट नहीं देते। नाउ द सेलर हैज टू ट्रांसफर द शेयर टू द ब्रोकर बाय इशू ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चेक। ट्रांसफर करना है और इसके लिए चेक दिया जाता है। दिस चेक ट्रांसफर द शेयर, ये चेक कैसा, उसमें अमाउंट नहीं होता, शेयर्स होते। पर ये भी कैसा, आप सब डिजिटल हो गया है, यानी इसके लिए भी आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम द डीमेट अकाउंट टू सेलर्स टू ब्रोकर ऑफ सेलर टू ब्रोकर्स अकाउंट। यानी पहले ना तुम्हारा अकाउंट खाली होगा, सामने वाले के अकाउंट में कल शेयर्स जाएंगे, पर तुम्हारे अकाउंट में से अभी शेयर निकल जाएंगे। आफ्टर दिस द सेलर रिसीव पेमेंट फ्रॉम द ब्रोकर इन अबाउट वीक्स टाइम। ये बहुत पुराना है इसलिए वीक्स टाइम तो नहीं होता, 2 days, यानी T+2 लिख देना वहां पे। अब इसके बाद आता है इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग अगर बैंक्स के जरिए से करें तो फ्रॉम February 2002 ट्रेडिंग थ्रू इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, वेयर ट्रेडिंग इज डन ऑनलाइन थ्रू बैंक्स ऑथोराइज फॉर दिस पर्पस। जिसके लिए बैंक को ऑथोराइज किया गया है, इसी काम के लिए बैंक को ऑथोराइज किया गया है। तो जो बैंक ट्रेडिंग कर सकती है वो ऑलमोस्ट सारी बैंक करती है।
बहुत रेयर केस में अपने देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बैंक ऑपरेट नहीं करती हो। फॉर दिस पर्पज द ट्रेडर मस्ट हैव कंप्यूटर मोडेम। मोडेम अब नहीं जरूरत, अब तो वाईफाई के लिए अलग से आता है, ये इसको राउटर बोलते हैं अपने, राइट। टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन एंड सेविंग्स अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट विद ऑथोराइज बैंक। यानी इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहले कहाँ से शुरू करें? कंप्यूटर मोडेम, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, ये किसके लिए चाहिए? कनेक्ट करने के लिए अपने आप को मार्केट के साथ में। और उसके बाद में अपने पास क्या होना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और डीमेट अकाउंट। याद रखो, अकेला डीमेट अकाउंट नहीं बनाते हो, सेविंग्स के साथ ज्वाइन होता है। और सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऑथराइज बैंक के साथ में। डीमेट अकाउंट लिखो तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट, ना लिखो तो भी चलेगा। हियर द क्लाइंट डज नॉट हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। यानी अपने कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, बेचनी है, वो सब डिटेल नहीं देने की अपने, तो खाली बैंक से अभी क्या करना है? अभी खाली डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है टू द ब्रोकर। हियर द सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड प्रोवाइड्स द टर्मिनल ऑफ एनएससी एंड बीएससी एंड द क्लाइंट कैन ट्रेड एंड मॉनिटर द अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर मार्केट। ये आपको अब एप्लीकेशन भी होता है, पहले तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी, अब तो सब बैंक्स ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिसको इंक्लूड कर दिया है। ऊपर ऑप्शन आता है पहले कि आप एनएससी में ट्रेड करना चाहते हो तो बीएससी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, दो में से एक को सिलेक्ट करो। फिर दोनों की अलग अलग प्राइस होती है, 2-4 पैसे का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता दोनों की प्राइस में। अब ये जो फर्क है ना, उसके साथ में आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो खरीदने हैं या तो बेचने हैं वो लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद में आपको अलग अलग प्राइसेस दिखेगी। आप अगर लिमिट ऑर्डर करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे नीचे प्राइस कोड कर दोगे, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये प्राइस आ गई है, और इसके बाद में क्लिक दबा दो तो सेल हो गया यहाँ पे, बराबर। लेकिन सेल के पैसे आपको उसी दिन नहीं मिलेंगे, उसके पैसे आपको T+2 में, बार बार बोल रहा हूँ, T+2। यानी याद रखो कि अगर आज शनिवार है, आज बेच नहीं सकते तुम, मार्केट चालू है तभी बेच सकते हो। यानी 3:30 बजे तक मार्केट चालू होता है, तो 3:30 बजे तक अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हो, बराबर। आप 3:30 बजे, कल जुम्मा थी, कल फ्राइडे, तो कल फ्राइडे के दिन तुमने देखा होगा कि ये जो मार्केट है 3:30 बजे तक चला, हॉलीडेज नहीं गिनी जाती। तो अगर कल किसी ने शेयर्स को बेचा उन्हें, तो मंडे या तो ट्यूसडे को पैसे अकाउंट में आएंगे, ये 2 दिन नहीं गिने जाते, बराबर नहीं। सबके ऊपर काम चल रहा है अब 24/7, 24 घंटे 7 दिन मार्केट चले नहीं, ऐसी बात की जा रही है। इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू ट्रेडिंग फॉर्म्स। अब ट्रेडिंग फॉर्म में कौन कौन है? तो आईसीआईसीआई, वेबट्रेड, शेर खान और कोटक स्ट्रीट, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, जिसमें एक तो झवेरी मार्केट शेयर्स, वो शेयर ब्रोकर भी है। ये शेर खान तो आपने नाम सुना है। उसके बाद में पहले कारवी नाम की एक कंपनी थी, कारवी कंसल्टेंसी। फिर उसके बाद में अभी ये यहाँ पे सामने जो मॉडर्न फाइनेंस हमारी ऑफिस है वहाँ पे, वो मार्फत, या वो भी एक अलग है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अलग है, बैंक से अलग है, बराबर। वो भी कंपनी इंटरनेट ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे भी आपको क्लाइंट की तरह से रजिस्टर होना पड़ता है। अ क्लाइंट हैज टू कीप मिनिमम डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट विद इंटरनेट ब्रोकर एंड विच द ब्रोकर कैन डायरेक्टली डेबिट एंड क्रेडिट। ये ब्रोकर डायरेक्टली क्या कर सकता है? डेबिट या तो क्रेडिट कर सकता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन अपने समझ ले। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहले ट्रेडिंग सिस्टम देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है, बट इसमें से ना आपको छोटा क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं 3-1 मार्क के लिए। ठीक है, रिपीट हो रहा है कुछ, 21 दो बार आ गई है, मेरे अंदर आ गई है। एक मिनट, ओके। देखिए, पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ ऊपर का। ट्रेडिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? सॉरी, वो पहले समझ ले कि इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली लिस्टेड एंड परमिटेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उसी को अपने ट्रेड कर सकते हैं, और जिसकी परमिशन है उसी को अपने ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई सिक्योरिटी में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तो उसका ट्रेडिंग एक दिन के लिए या तो एक सेशन के लिए बंद करवा दिया जाता है, तो उसको आप खरीद बेच नहीं सकते। So if a person wants to buy or to sell the securities, he has to place his orders with the brokers or members of the exchange। तो दो तरह से होता है, पहले ओपन आउट प्राइस सिस्टम, ये बंद हो गई है। अगर किसी ने हर्षद मेहता स्कैम देखा हो, तो उसके अंदर आप देख सकते थे वहां पे रिंग जैसा होता था, बीच में कुछ खड़े रहते थे लोग, वो बड़े ब्रोकर्स होते हैं।
वो आपको एक चिट्ठी पकड़ा दे खाली नाम लिख के, वो ओपन आउट करे, आप नीचे से चिल्ला रहे हो कि मुझे इतने शेयर चाहिए, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2055 2055 2055 आप बोलते जा रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2055, सामने वाला जो बेचने वाला है वो बोलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2060, बराबर, ये दोनों बोलते जाएंगे, 55 वाला 56 पे आएगा, 60 वाला 59 पे आएगा, इस तरह से आगे पीछे करके फाइनल सेटलमेंट डन ऐसा बोल देंगे और चिट्ठी लिख के देंगे खाली। वो चिट्ठी के ऊपर स्टैंप भी मारा नहीं होगा कई बार, तो बस उस चिट्ठी के भरोसे के ऊपर आपको यकीन रखना है कि उसने आपको ये शेयर्स बेच दिए, फिर उसका सेटलमेंट उसकी ऑफिस में जाके आपको करना है। ये ओपन आउट क्राई सिस्टम के लिए बड़ौदा एक्सचेंज के अंदर भी आज भी रिंग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप देखोगे तो पूरी रिंग है वहां पे। इन दिस सिस्टम द ट्रेडर शाउट, चिल्लाते एंड यूज certain signals on the trading floor of stock exchange to buy or to sell the shares. Buyers make their bids and sellers make their offers, and by bargain transactions are concluded यानी finished, बार्गेनिंग की जाती है। और इसके बाद में आता है ये, इसमें अगर शेयर खरीदने होने तो सिंबल क्या बोलते पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतने सारे महाराष्ट्र है, वो मराठी लोग हैं वहां पे, लेकिन फिर भी गुजराती चलता है, वो टाइम पे गुजराती चलता है। यानी अगर शेयर खरीदा ना तो आप क्या बोलेंगे पता है, 2056 में रिलायंस के 500 शेयर लीधा, बाकी हिंदी बोलेंगे लेकिन वो खाली क्या बोलेंगे, लीधा यानी मतलब परचेस्ड, और सामने वाला क्या बोलेंगे, 2056 रिलायंस के 500 शेयर दीधा, यानी मैंने तुमको सेल किए, लीधा અને दीधा, आप बेज वर्ड નું यूज करें। When the offer of both the parties match with each other, a transaction is confirmed. अब screen based system, in this system the physical trading floor is replaced by computer screen and there is sale and purchase of shares through the computer network. The screen based system is also known as open electronic limit order, ELOB, इलेक्ट्रॉनिक लिमिट ऑर्डर बुक मार्केट सिस्टम। इसमें क्या होता है देखो, बायर्स और सेलर्स अपने ऑर्डर टर्मिनल पे देते हैं, एंड दीज ऑर्डर्स में बी लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स। इन लिमिट ऑर्डर प्राइस लिमिट इज स्पेसिफाइड फॉर सेल और परचेज ऑफ शेयर्स। अ मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और टू सेल एट द बेस्ट प्रिवेलिंग प्राइस, यानी बेस्ट प्राइस के ऊपर खरीदना बेचना समझाते हैं। द कंप्यूटर इंस्टेंटली ट्राइज टू मैच द ऑफर्स of buyers and sellers. The matching is done on the basis of price and time priority. When the offers of seller and buyers match with either, तो ट्रांजेक्शन कंफर्म होता है। दोनों की ऑफर सेम हो जाए ना तो ही ट्रांजेक्शन कंफर्म हो। कंफर्म करने के लिए दोनों को, ऐसा नहीं है कि चलो प्राइस सेम हो गई तो बिक गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी आपको कंफर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ मुझे इतने में। ये लोग क्या करते हैं पता है, जब बेचना हो तो धीमे धीमे प्राइस बढ़ाते जाएंगे, 25-25 पैसे प्राइस बढ़ाते जाएंगे, वो 25 पैसे आगे आएगा ना तो और 25 पैसे बढ़ा देंगे, और वापस वो प्राइस पे आएगा तो और 25 पैसे बढ़ा देंगे, ऐसे एक एक सेकंड के अंदर प्राइस चेंज होती है। अब सेटलमेंट सिस्टम, फॉर्मली द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस वर सेटल्ड बाय फिजिकली डिलीवरी ऑफ शेयर्स। फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता था और ये शेयर सर्टिफिकेट को अपने क्या करो, उसके पीछे ट्रांसफर का है ना पूरा एक लिस्ट होता था, उसके अंदर आपको साइन करना है और स्टैंप लगाना है, रेवेन्यू स्टैंप लगाना है, उसके ऊपर साइन करके आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ता था। लेकिन ये गई, ये अब पेपर वाली सिस्टम नहीं है, बट नाउ द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय डिपॉजिटरीज। अ डिपॉजिटरी होल्ड्स द शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर वो रखता है, एंड शेयर को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज के अंदर। याद रखो ये डिपॉजिटरी एक्ट कब बनाया गया, 1996 के अंदर। इसके प्रोविजन, सबसे पहले सेबी के पास सब डिपॉजिटरी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अंडरलाइन करें, रजिस्टर विद द सेबी को, एंड इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन टू होल्ड द शेयर इन फिजिकल। अब ये ऑप्शन नहीं है, 2004 के बाद में ऑप्शन बंद हो गया, आपके पास ऑप्शन है, तो हैज एन ऑप्शन को अंडरलाइन करो खाली, कि फिजिकल फॉर्म में रखें कि डिपॉजिटरी मोड में रखें। इन्वेस्टर हैज टू कीप द शेयर्स इन इज, अंडरलाइन करो, डीमेट अकाउंट, और वो भी डिपॉजिटरी के पास जमा रखने पड़ेंगे। इन्वेस्टर कैन लीव द सिस्टम एंड कैन ऑब्टेन फिजिकल सर्टिफिकेट। 1996 के एक्ट में ले लिखा था कि ऑब्टेन फिजिकल शेयर्स, अंडरलाइन करो,
वो कर सकते थे, लेकिन आज अब पॉसिबल नहीं। जिसके पास ऐसे शेयर्स है ना, एक इंसिडेंट है, एमआरएफ कंपनी, एमआरएफ कंपनी जो है ना, यस, 1984 के अंदर मेरे पहचान में ही है। यानी मैंने जब देखा ना ये चीज को, तो मैं अभी तक उस शौक में से बाहर नहीं निकला हूँ कि आदमी ने करोड़ों रुपए का कुछ नहीं कर पा रहा है। 35 शेयर थे हमारे, कितने, 35 शेयर्स, 1984 में उसके दादा ने खरीदे थे। शेयर की प्राइस कुछ 200-300 रुपए के हिसाब से थी। अब वो दादा तो चले गए, बराबर। अब उसके बाद में ने प्रॉपर्टी के हिस्से हुए सब, तो जितने भी शेयर्स थे ने, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसके हाथ में आए। शेयर तुम ले लेना ऐसा बोला था, उसके पापा के हाथ में आए, यानी मतलब समझो। अब वो तो, उन्होंने शेयर को तो भूल भी गए। अब घर जब उन्होंने चेंज किया, तो जब उन्होंने सब साफ सफाई की, तो ये शेयर के सर्टिफिकेट निकले। अब 35 शेयर, एमआरएफ ने 3 बार शेयर को स्प्लिट किया और 2 बार बोनस इशू किया। अभी वो इंसान के पास इसके 185 शेयर होते, 185, कितने, 185 शेयर। पता है एमआरएफ के शेयर की प्राइस कितनी, एक शेयर 1,10,000। पर वो डीमेट के फॉर्म में नहीं है, तो बेच नहीं पा रहा है। अब शेयर दादा के नाम से, तो उसके जितने भी चाचा है ना, सबका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। वो कंपनी में सबमिट कराओ, तो कंपनी पहले उसके पापा के नाम से ट्रांसफर करे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि एक चाचा गुजर गए, बात समझ रहे हो। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, डीमेट अकाउंट में आने का, ये इसलिए काम लगता है। क्योंकि अगर डीमेट अकाउंट उस जमाने में होता है तो ये झंझट नहीं होती। क्योंकि सीधा क्या हो जाता है, वारसाई हो जाती है, एक झटके में तुम्हारे उनके अकाउंट में से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर का सर्टिफिकेट है, तो पहले तो इसको डीमेट कराना पड़ेगा। डीमेट कराने के बाद तुम उसको बेच सकते हो। यानी 1,85,00,000 के करीब का माल होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और कंपनी ने उसको अभी रास्ता बताया है। बाकी सब एफिडेविट कराने के बाद कंपनी ने ये रास्ता बताया, क्योंकि कंपनी के लिए ये शेयर होल्डर, ऐसा नहीं है कि किसी भी शेयर, उसका पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से होता है कि जो शेयर्स के बारे में सब कामकाज करते हैं। तो उन्होंने इसको एक रास्ता बताया कि इस तरह से करोगे ना, तो तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे अकाउंट के अंदर हम रिफ्लेक्ट करा पाएंगे। 1,85,00,000 रुपए, सोचो, खाली 35 शेयर के इतने हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, पर सबके साथ नहीं होता। तो इसमें याद रखो, जो जाने वाले इसमें से 50% डूबते हैं और 50% आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन दिस सिस्टम द ओनरशिप ऑफ शेयर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज से ट्रांसफर की जाती है। इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी उस टाइम पे नहीं की जाती। स्टैम्प ड्यूटी अपने पे नहीं करनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी कब पे करेंगे, जब ट्रांजेक्शन एक लिमिट से ज्यादा होगा तो। नाउ dematerialized trading is compulsory for all the stock exchange in India. So now shares can be sold or purchased only in demat form, right? अब ये जो हाईवर लिखा है ना, वहां से एक भी पैराग्राफ काम का नहीं है, सेटलमेंट सिस्टम डायरेक्ट आओ। इन्होंने एग्जाम्पल से उसको समझाने की कोशिश की है कि 0.50 पैसे की ट्रांसफर पर्सन की ट्रांसफर ड्यूटी लगती है अपने। अब सेटलमेंट सिस्टम, वीकली अकाउंटिंग पीरियड, सेटलमेंट सिस्टम, इसमें एक एक हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। नॉर्मली मेरे ख्याल से मंडे टू फ्राइडे का जो टाइम पीरियड होता है, और वेनेसडे से ट्यूसडे, एनएससी के अंदर वेनेसडे टू वेनेसडे। अगर तुमने ट्यूसडे खरीदा ने, तो कल वेनेसडे तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यानी शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने, सुनो, तुमने अगर थर्सडे को खरीदा, तो अगले वेनेसडे को आएंगे, समझे ना। तो वेनेसडे टू ट्यूसडे सारे ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वेनेसडे को जमा हो जाएंगे, ऐसा। फिर यहाँ नेक्स्ट आता है रोलिंग सिस्टम। रोलिंग सिस्टम यानी परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन वर्चुअली एंड नॉट इन रियलिटी, वेयर अकाउंट्स आर मेंटेन वाज मेंटेन बाय बोथ द पार्टीज, ब्रोकर एंड इन्वेस्टर। यहाँ पे फर्दर सेटलमेंट इज ऑन डिमांड बाय एनी पार्टी, यानी सेटलमेंट जब चाहे तब करा सकते हो तुम। तो रोलिंग सिस्टम का मतलब ऑन डिमांड, ऑन डिमांड बाय एनी पार्टी जो है ना, उसको अंडरलाइन करो, और वर्चुअली वर्ड है उसको अंडरलाइन करो इसमें। फिर इंट्रा ट्रेड, इंट्रा ट्रेड यानी सेम डे के अंदर,
एक आध दिन के अंदर शेयर को खरीद के बेच भी देने। इफ द शेयर्स आर परचेज इन द मॉर्निंग एट द पर्टिकुलर प्राइस, और उसी को अगर अपने इवनिंग में बेच देते वो, दिस सेटलमेंट कैन बी T+2 और T+5 बेसिस, वह टी का मतलब ट्रेड होता है और +2 यानी डे, या तो +5 का मतलब 5 दिन के बाद या तो 2 दिन के बाद ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द डीलिंग्स आर सेटल्ड ऑन T+2 बेसिस, मैंने आगे भी बताया आपको। फिर डिलीवरी बेस्ड, मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रीफर दिस पैटर्न फॉर देयर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। हियर ही इज नॉट कंपेल्ड टू सेल ऑफ द सिक्योरिटी विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट बट एट हिज ओन डिस्क्रिशन। कोई टाइम लिमिट इसके अंदर नहीं होती, जब मर्जी चाहे ना तब वो बेच सकता है। ऐसा T+2 वाला टाइम लिमिट इसके अंदर नहीं देखा जाता। शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट देखें। द प्राइमरी मार्केट इज एन अरेंजमेंट विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज ऑफ द प्रोक्योरमेंट, अंडरलाइन करो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स बाय, अंडरलाइन करो फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को नए इशू करती है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा। The companies make fresh issue of shares or debentures in their formation stage, अंडरलाइन करो फॉर्मेशन यानी जब कंपनी नई स्टार्ट होती है तब, या तो फिर एक्सपेंशन के टाइम के ऊपर। फ्रेश इश्यू इज डन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इश्यू, यानी हम प्राइवेट फंड्स कलेक्ट करेंगे किसके पास से, फ्रेंड्स के पास से, रिलेटिव्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से। फॉर दिस कंपनी हैज टू फॉलो the well established legal procedure and has to appoint intermediaries। इसमें इंटरमीडिएरीज में नाम किस किस का आएगा, अंडरराइटर और ब्रोकर्स। अंडरराइटर का मतलब जो कमीशन पे काम करते हैं, अगर तुम्हारे शेयर कोई नहीं खरीदेगा तो ये लोग खरीद लेंगे। और ब्रोकर यानी दलाल। रिसेंटली देयर आर so many companies which have come into market with initial public offering, जिसमें अडानी पावर, एनटीपीसी, MOIL, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखें, पेज नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज। मैं अगर ओपन मार्केट में से शेयर्स को खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो सेकेंडरी मार्केट है। इट मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म फंड्स बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं हर बार ये लेक्चर में बोलता हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। याद रखो, आप कितने भी शेयर्स को सुबह से लेके सुबह खरीद के शाम को बेच भी देते हो ना, तो भी कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर द सिक्योरिटीज कैन बी एनकैश। एनकैश में CASHED लिखा है, SHED आएगा, H लिख दो बीच में, SHED, विदाउट एनी डिफिकल्टी और डिले, यानी कोई भी तकलीफ के बिना तुम सिक्योरिटी को खरीद बेच सकते हो। एंड इट एंड in an organized market where industrial securities are traded regularly with high degree of transparency and security। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, जिसमें कोई भी चोरी होने की गुंजाइश ना हो, उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, जिसको पारदर्शिता बोलते हैं गुजराती में। यानी मतलब कोई भी चीज गलत नहीं हो रही है वो देखना, और सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के साथ में। एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट because the investors in primary market get continuous market for the liquidity of their investment। यानी मार्केट में आपको लिक्विडिटी मिलेगी, इसीलिए प्राइम, याद रखो सेकेंडरी मार्केट है तो प्राइमरी मार्केट आता है, क्योंकि आज तुमने शेयर शेयर तो एक आध बार इश्यू होते हैं, लेकिन उसका ट्रेडिंग सालों साल चलता रहता है। तो ट्रेडिंग तब हो पाएगा जब सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टेंस में होगा। द मेजर प्लेयर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट आर मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर यानी बैंक, उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स वाले आएंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल यानी हमारे जैसे लोग। वाइल सेकेंडरी मार्केट में प्लेयर्स में स्टॉक ब्रोकर्स हु आर द नंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट मेंबर्स ऑफ, सॉरी ये मेंबर्स है स्टॉक एक्सचेंज के जो फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट, फैसिलिटीज नहीं आता, फैसिलिटेट आता है वर्ड।
FACILITATE। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, अगर एकदम शॉर्ट में समझना हो तो प्राइमरी मार्केट यानी नई सिक्योरिटी को इशू करने का मार्केट, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर ऑलरेडी जो इशू की गई सिक्योरिटी जिसको ट्रेड किया जाता है। अब नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस एंड रोल ऑफ सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव एक तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, और रेगुलेट करना है और प्रमोट यानी उसको एनकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट। अब फंक्शंस क्या है, तो पहली बात तो ये रेगुलेट कर, देखो जितने वर्ड्स काम किए ना वो सब यहाँ पे डार्क किए गए, बोल्ड लेटर्स में लिखे। रेगुलेट करता है पहले तो बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और अदर सिक्योरिटीज, एंड इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर पहले रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे, सेबी के पास कराएंगे। फिर सब ब्रोकर्स आते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट आते हैं, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर यानी ऐसे ऐसी फंड्स, ऐसी फॉर्म कि जो फंड्स तुम्हारे रेगुलेट करने का काम करती है। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो मेरे पास है तो मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो मैनेजर बना, इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए शेयर्स को खरीदने बेचने का काम करूंगा, तुमको एडवाइस दूंगा। ऐसा जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। इन सबको भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इट प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जिसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया हो। इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कि म्यूचुअल फंड है। कलेक्टिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपका पैसा नहीं है, लाखों लोगों का पैसा होता है एक म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट यानी धोखा करने वाले, कोई भी जगह पे अगर धोखा हो रहा है किसी के साथ में भी तो उसको रोकने का काम इनका है, सेबी का है। एंड इट प्रमोट्स, पूरी की पूरी सहारा कंपनी को खा गई सेबी। उसके रेगुलेशन में इतना स्ट्रिक्टनेस है ना कि पूरी कंपनी खत्म हो गई। सहारा सुब्रत रॉय ने स्टार्ट किया था, बराबर नहीं, ये फ्रॉड है कंपनी, चिट फंड के अंदर काम करती थी। तो सेबी ने मना किया ये मत करो, बार बार मना किया, अलग अलग टाइम पे उनको वार्निंग भी दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कामकाज चालू रखा, तो पूरी की पूरी कंपनी को जिन्होंने बंद करवा दिया। फिर बार बार सहारा जो है ना आज भी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर दिए, ये सेबी का करा दे रहा है, तुम्हारे पैसे तुमको नहीं मिल रहे। और गलत चीज़ है ये पूरी स्कीमत गलत थी। आपके पास से 10-10 20-20 रुपए रोज के कलेक्ट किए जाते थे, और वो पैसे से लास्ट में एक साल के आखिर में तुमको कोई गिफ्ट देंगे ऐसा बोला जाता था, और पैसे वापस आएंगे। ये चिट फंड बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या है, पहले से चिट फंड यानी चीट फंड, चिट अलग होता है, CHIT बोला जाता है, लेकिन चीट CHEAT पूरे इंडिया में बैन किया गया, ये ऐसे फंड नहीं कर सकते तुम। फिर इसमें इन्वेस्टर को एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है, खास करके इंटरमीडिएट्स को भी। इंटरमीडिएट्स मतलब शेयर में डील करने वाले जो एजेंट है उसको इंटरमीडिएट्स बोलेंगे। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। बताइए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, कंपनी के किसी बड़े पोस्ट पे आदमी जो है ना उसको अपने ने कंसल्ट करने का, उसको पैसे दे देने के, और उसको बोलने का कि तेरी कंपनी में नया चेंज कौन सा आने वाला है बता। तो उसको पता हो नहीं तो उसके बेस के ऊपर अपने क्या करेंगे, उसके बेस के ऊपर पूरा मार्केट अपने मूव करेंगे। जब अपने को लगेगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस घटने वाली है तो हम हमारे शेयर सारे के सारे बेच डालेंगे, बराबर। और उसके बाद में जब लगेगा कि प्राइस बढ़ने वाली है तो आज अपने क्या करेंगे, उसको खरीदना चालू करेंगे। लेकिन इसके लिए इनसाइडर कोई इंसान होना चाहिए अंदर कि जो तुमको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये सब पहले होता था, अब बहुत कम है, नहीं होता है तो भूल जाना, क्योंकि हर रास्ते मिल जाते हैं इनको। इट रेगुलेट सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी। सब्सटेंशियल नोनपात्र के भाई, एक्विजिशन यानी खरीदना, यानी अभी समझो वोडाफोन और आइडिया को मर्जर करना था, बराबर नहीं, तो वोडाफोन आइडिया का जब मर्जर हुआ ने तो मर्जर करने के टाइम पे सबसे पहले सेबी से परमिशन ली थी। पिछले साल जी टीवी और सोनी टीवी के मर्जर को परमिशन मिल गई थी, लेकिन उन्होंने फिर बीच में डील को रद्द कर दिया। तो 750 करोड़ का जो फाइन है ना, पेनल्टी, वो जी टीवी ने डिमांड की है सोनी के पास से। सोनी जी टीवी को खरीदने वाला था, बराबर, सोनी जी टीवी को खरीदने वाला था, जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया। ये सब जो भी खरीदा जाता है ना उसके पहले सेबी की परमिशन होती है।
कि इसमें किसी भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होता। रोल ऑफ सेबी, अब देखो पहले तो रूल्स बनाना। तो सेबी इज द पावर टू मेक न्यू रूल्स। जैसे कि टाइम क्या है ट्रेडिंग का, 9 बजे से 5 बजे का, अगर करना चाहे तो कर सकता है, अभी 3:30 बजे तक का है। लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स, डीलर और ब्रोकर को लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी इनका है। एंड टू स्टॉप फ्रॉड इन कैपिटल मार्केट, इफ एनी ब्रोकर इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन स्टॉक मार्केट, सेबी कैन बैन, बैन यानी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा और इसके ऊपर पेनल्टी डालेंगे। टू कंट्रोल मर्जर एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ये आगे अपने सीख चुके हैं कि अगर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, शेयर होल्डर को अगर नुकसान हो रहा है, तो इसके मर्जर और एक्विजिशन पे रोक लगाई जाएगी। ऑडिट ऑफ स्टॉक में मार्केट आएगा, मार्कर नहीं, मार्केट। सेबी हैज पावर टू ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टॉक मार्केट। अहमदाबाद स्टॉक मार्केट अलग है, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज अलग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग है, ऐसे बहुत अलग अलग जगह पे स्टॉक एक्सचेंज है। इन सबका रेगुलेट करने का काम, ऑडिट करने का काम इनका है। रूल्स फॉर कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, एज पर द रूल्स ऑफ सेबी द कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रोकर। और टाइम लिमिट कितनी है, 90 डेज की है, 90 दिन की इसकी लिमिट होती है। 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आप ट्रांजेक्शन को, टोटल ट्रांजेक्शन में से 25% को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये किस लिए, कंपनी ऑडिट के लिए, कि कंपनी ऑडिट में गड़बड़ ना हो, इसलिए इनके साथ में भी रिलेशन रखने पड़ते हैं। समटाइम्स इट इन्वेस्टिगेट्स विद ICAI टू इंश्योर दैट वेदर सीएस आर डूइंग द ड्यूटी एथिकली और नॉट, यानी सीए अपना काम कंपनी के लिए बराबर से कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं ना, उस रिजल्ट के बेस के ऊपर कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन है शेयर प्राइस के अंदर होती है। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम इनका है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सेबी ऑर्गेनाइजेस वर्कशॉप टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, वर्कर्स को, सॉरी, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, यानी मतलब उनको सिखाने का काम इनका है। बैन ऑन बदला सिस्टम, अब बदला सिस्टम तो बंद हो गई है। बदला सिस्टम यानी शेयर्स को डायरेक्टली इन्हें ट्रेड करना, पैसे के यूज किए बिना, लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। इसको जब से रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम आई है तब से बदला सिस्टम बंद हो गई है। रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग भरोसा रख के पैसा भरते हैं। अगर म्यूचुअल फंड, अब सबसे बड़ा स्कैम होगा ना इंडिया में तो म्यूचुअल फंड का होगा, और दिमाग फट जाएगा, ऐसा बड़ा स्कैम होगा। तो शेयर मार्केट जो 70,000 पॉइंट बता रहा है, 75,000, वो इतना खराब क्रैश होगा ना कि म्यूचुअल फंड आपसे इतने हिडन चार्जेस लेते हैं ना, जिसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। ये जब फूटेगा ना, ये बबल जब फूटेगा ना, तब सबका सब है, 5-6 साल तो लगेंगे उसको। सब चीजें ना डेवलप होती है, डेवलप होती है, फिर लोग हैं ना उसकी तरफ भरोसा करते जाते एक टाइम आता है कि जब है ना वो अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रेस के अंदर, खुद की तारीफों के अंदर आते जाते, और उसके बाद में क्या करेंगे, वो अपने काम को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, पूरा का पूरा मार्केट इतना खराब क्रैश होगा ना, समझ में नहीं आएगा, पूरे इंडिया को कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसा। ये सब वर्चुअल है, समझो, कोई चीज हाथ में नहीं है तुम्हारे। एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया था पूरे इंडिया के अंदर कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आने के बाद तुम्हारे कंजम्पशन पैटर्न के अंदर क्या चेंज आया, तो तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है। क्योंकि हाथ में पैसे होते हैं तो खर्च करने के टाइम पे फीलिंग आती है कि पैसे जा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के टाइम पे वो फीलिंग नहीं है तुम्हारे पास, एक झटके में तुम पेमेंट कर देते हो। और ये ने पेमेंट क्या था, पहले छुट्टे नहीं है ऐसा सोच के आगे निकल जाते थे कि यार ये नहीं खाना। लेकिन आज अगर छुट्टे नहीं भी है ना, तो 20-50 रुपए की चीज अपने ऑनलाइन पेमेंट करके तो खरीद लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे पेमेंट फास्ट नहीं हुआ, बड़ा पेमेंट पर भी अटका हुआ है। क्योंकि बड़ा पेमेंट तो अकाउंट में से जाएगा, तो भी ये छोटे छोटे जो पेमेंट होते हैं ना, उसके कारण लोगों का है ना खर्चा बढ़ा है। यानी आम कंज्यूमर जो है ना, उसकी तकलीफ बढ़ी है। ट्रेडर को तो वैसे की वैसी परेशानी है अभी भी। अब देखो इनिशिएटिव टेकन बाय सेबी, सेबी ने क्या क्या काम किए इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले तो फ्रीडम इन डिजाइनिंग एंड प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी आप जो भी चाहते हो ना, जो भी चाहते हो वैसी सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। और कितने रुपए की, 1 रुपए का भी शेयर इशू कर सकता है कोई इंसान, 10 रुपए का भी शेयर इशू कर सकता है, वो 2 रुपए का भी शेयर इशू कर सकता है। बदला सिस्टम के ऊपर बैन, वो तो आगे भी आगे। स्क्रीन बेस्ड सिस्टम, यानी पहले
ओपन क्राई सिस्टम थी, जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि मार्केट में क्या चिल्ला चिल्ला के शेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा था, लेकिन अब उसकी जगह पे स्क्रीन बेस्ड सिस्टम आ गई है, आप कंप्यूटर के ऊपर ये करते हो और सारा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब अपने फिजिकल सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं करते हैं। Risk management. Now a comprehensive risk management system has been put into practice. It covers capital adequacy, limit on exposure and turnover, system of margin based on VAR, value at risk, client level gross margin. इतना सब लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें याद रखना कैपिटल एडिक्वेसी और लिमिट ऑन एक्सपोजर एंड टर्नओवर, बस बहुत हो गया। केवाईसी वगैरह उसके अंदर होता है पर याद ना रही है। फिर रोलिंग सेटलमेंट, फॉर्मली द ट्रेडिंग साइकिल वाज 1 वीक, एक वीक की ट्रेडिंग साइकिल होती थी, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 1 डे और रोलिंग सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट, ये कुमार मंगलम बिरला यानी बिरला ग्रुप के चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय इंसर्टिंग अ न्यू क्लॉज 49 इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये नया क्लॉज आया जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना पड़ता है, मतलब कंपनी को चलाने के लिए आपको रूल्स को फॉलो कंप्लीटली करना पड़ेगा। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिश किया गया 1994 के अंदर। इनका काम क्या है? इक्विटी डेट और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या? हाइब्रिड में इक्विटी और डेट दोनों है ना, उसको हाइब्रिड बोला जाता है। जहाँ पे इक्विटी कैपिटल भी है और डेट कैपिटल भी है, दोनों साथ में, उसको अपने हाइब्रिड बोलते हैं। To establish a nationwide trading facility for equities, debt and hybrids to provide equal opportunity to investors across the country. सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूरे कंट्री के अंदर। To ensure fairness, efficiency and transparency in transactions of securities. फेयरनेस यानी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट समझो क्या होता है, जिसमें आगे भी बताया, जिसमें कोई भी चोरी ना, कोई ट्रांसपेरेंट हो। फेयरनेस का मतलब किसी को भी नुकसान ना हो। फिर शॉर्टन द सेटलमेंट पीरियड, जितना हो सके उतना सेटलमेंट पीरियड, एक दिन का सेटलमेंट पीरियड। एंड देन आफ्टर टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी मार्केट, यानी हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट के लिए जितनी भी पूरी दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है ना, वैसा हम यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। जब एनएससी, एनएससी रिंगलेस, रिंगलेस मतलब जो बोल रहा था ना, ओपन क्राई सिस्टम में नीचे रिंग होती थी जिसमें चिल्लाना पड़ता था आपको शेयर खरीदने बेचने के लिए, तो वो रिंग होती थी, उसको रिंग बोलते थे। वो रिंग बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया। नेशनल और कंप्यूटराइज स्टॉक मार्केट है, यानी इसकी कोई जगह आपने बोले तो कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑफिस होती है इसकी, लेकिन आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें दो सेगमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट का सेगमेंट और होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट। डेट मार्केट यानी डिबेंचर और बॉन्ड्स का मार्केट, वो अलग से मार्केट होता है। यहाँ लिखा है ये देखो, इसमें कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी, सॉरी डिबेंचर इसमें नहीं आएगा, इक्विटीज कन्वर्टिबल डिबेंचर, याद रखो डिबेंचर है लेकिन कौन सा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और रिटेल ट्रेड इन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जबकि होलसेल डेट मार्केट की बात करें तो इसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट के बॉन्ड्स को खरीदना, कमर्शियल पेपर बैंक खरीदती है रिजर्व बैंक के पास से, और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर बिजनेस भी खरीद सकता है। ट्रेडिंग मेंबर्स इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर इन मुंबई थ्रू अ सैटेलाइट लिंक अप, जिसमें वीसेट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जिसको बोला जाता है, अपर्चर विजन व्यू बोला जाता है उसको। The trading members in the wholesale debt market segments are linked to the central computer at Mumbai through dedicated high speed lines. इसमें ने अपने कैसे बोलते हैं कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है, ये स्पीड तो तुम्हारा दिमाग काम ना करे इतनी, ये 13 बाइट के अंदर ये लोग ट्रांजेक्शन करते हैं डेटा का, तो इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अपने जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, उसमें तुम्हारे पास देखो कंपनी, अगर आप देखो ना तो कंपनी के अंदर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाओ तो वहाँ लीज लाइन होती है, बराबर। लीज लाइन में स्पीड कितनी, एकदम मिनिमम, यानी मतलब आप 4 Mbps 10 Mbps ऐसी स्पीड देखोगे। पर अगर लीज लाइन आप लेते हो ना तो एक साथ में आपको
100 कंप्यूटर चलाने, 100 कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन, तो 100 कंप्यूटर में भी 10 MBPS की स्पीड आएगी, सबकी स्पीड सेम। और लीज लाइन 1 साल का आप अगर अनलिमिटेड लेते हो घर में तो 7,000 रुपये में दे देते हैं कंपनी वाले, 50 MBPS की स्पीड, बराबर। ये लोग 90,000 से शुरुआत करते हैं साल का लीज लाइन, पर याद रखो वो 1 सेकंड ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि 1 सेकंड ब्रेक होना मतलब सारे ट्रांजेक्शन का रुक जाना, इसलिए नेट कभी स्लो नहीं होता इनका, सर्वर स्लो हो जाता है, नेट कभी बंद नहीं होता इनका, राइट। NSE is the first exchange in the world to employ the satellite technology। ये पहला था जिस वर्ल्ड के अंदर है, समझ लो, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया इन्होंने। और ये ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम है, यानी इसमें पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका एक यूनिक ऑर्डर नंबर आता है, फिर उसके ऊपर से आप कंफर्मेशन स्लिप को प्रिंट करते हो। When trading takes place, a trade confirmation slip is printed at the trading member's workstation. It gives details like quantity, price, code number of counterparty and so on। counterparty यानी सामने वाली पार्टी, उसको काउंटर पार्टी बोला जाता है। इसमें क्वांटिटी, प्राइस, कोड नंबर सब दिया जाता है। When the trading member takes places order or when his pending orders are displayed, his identity is not revealed to others। आपका कोड नंबर दिखाई देगा लेकिन आपका आइडेंटिटी नंबर, आपको आपकी आइडेंटिटी कोई पहचान नहीं पाएगा। मेंबर्स हैव टू डिलीवर सिक्योरिटी एंड टू पे कैश बाय सर्टेन डे। द पे आउट डे इज द नेक्स्ट डे। पे आउट डे यानी पेमेंट देने का दिन कौन सा है, दूसरा दिन। 1 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है। ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑन NSE आर गारंटीड बाय द नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCC। दिस मीन्स when A buys from B, NSCC becomes the counterparty to both the sides of the transaction। यानी आपके शेयर्स है ना, पहले अगर आप बेचोगे तो पहले NSCC में जाएंगे। बी को बेचा तो बी आपसे नहीं खरीद रहा है, पहले आपसे जो खरीदने का ट्रांजेक्शन उसने किया पहले NSCC में गया और NSCC फिर बी के ट्रांजेक्शन करेगी, ऐसा। दिस एलिमिनेट्स काउंटर पार्टी रिस्क। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 के अंदर ये एस्टैब्लिश किया गया। 1875 में एस्टैब्लिश किया गया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड विद अ लॉन्ग एंड कलरफुल हिस्ट्री। सबसे ज्यादा पुराना है ना, अगर कुछ एक्सचेंजेस के नाम तो 1875 में एस्टैब्लिश किया गया। फीचर्स ऑफ BSE देखें। द BSE स्विच फ्रॉम ओपन क्राई आउट सिस्टम टू अ स्क्रीन बेस्ड सिस्टम। जैसे बोला था ना मैंने, पहले अपने ओपन क्राई सिस्टम था लेकिन अब बोल्ट सिस्टम, यानी BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसका फुल फॉर्म बोल्ट का। बोल्ट सिस्टम के अंदर फॉर्मली हम कोट ड्रिवन होता था। कोट ड्रिवन यानी जो कोट करो ना तुम पहले भाव बोलो, अब कोट नहीं होता, ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर करोगे तब तुम्हारे जो शेयर्स को खरीदने या तो बेचने का काम किया जाएगा। इन कोट ड्रिवन सिस्टम द जॉबर्स और ब्रोकर्स वर ऑफन इन टू प्राइसेस। देखो पहले बीट करते थे, फिर आस्क कर पूछते थे सामने वाले को तुम क्या बोलते हो, ऐसा। यानी बिड प्राइस और आस्क प्राइस दो अलग अलग होती है। द बिड प्राइस इज द प्राइस एट विच द जॉबर इज विलिंग टू बाय, यानी मैं खरीदना चाहता हूँ वो मेरी कीमत। और आस्क प्राइस यानी तुम कितने में बेचना चाहते हो वो। फ्रॉम August 2001 BSE became a completely order driven market। यानी अब ये मार्केट पूरा कैसा हो गया, कंप्लीटली ऑर्डर ड्रिवन, यानी सिर्फ ऑर्डर पे बेस करता है। अक्टूबर 1996 के अंदर SEBI permitted BSE to extend its Bolt network outside Mumbai। Now a number of subsidiary companies of regional exchanges became members of BSE as and the members of regional exchanges now work as sub brokers of BSE। This has increased the volume of activities of BSE। यानी जितने भी छूटे छवाए ब्रोकर्स थे ना, जो शेयर ब्रोकर अपने आप को बोलते थे, 1-1 करोड़ रुपए का उनका कार्ड होता था। कार्ड खाली वहां पे ट्रेडिंग करना चालू करने का, ये कार्ड अंदर घुसने का कार्ड 1-1 करोड़ रुपए का मिलता था। 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे हमको पता था। और जो मेन ब्रोकर्स थे ना, वो मेन ब्रोकर्स को तो ऐसा समझो कि अंदर तक तुम उस तक भी ना पहुंच पाओ, अंदर जाने की बात तो बहुत दूर रही। तो ये मेन ब्रोकर है ना, अपने जितने भी लोग हैं ना उन सबको वहां पे खड़ा रखे और उसके बाद में वो प्राइस कोट करते जाए और ऑर्डर लेते आए, ऐसा। अब ये सब बंद हो गया। अब इसकी जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करा के सिर्फ घर पे बैठ कर ये सारा काम करना है। ओके, इंडेक्सिंग क्या मतलब, क्या इंडेक्स बना दे अपने, अनुक्रमणिका बना दे। सिंपल टॉपिक है ये। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ गुड इंडेक्सिंग,
एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडेक्सिंग। तो मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग पहले देखिए। इंडेक्स का मतलब एनीथिंग जो इंडिकेट करे या पॉइंट आउट करे। पॉइंट आउट यानी इशारा करे कि अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हो तो वो चीज़ कहाँ पे आपको मिलेगी, उसका इशारा करे, उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्सिंग बोलेंगे। इट शोज दैट वेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे वो बताए। इंडेक्सिंग में ऑल्सो बी यूज टू स्टोर की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस यानी शॉर्ट फॉर्म। For example, a business house may prepare an index of its regular customers containing the names, addresses, telephone numbers, ledger folios, credit limits, etc. यानी हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कस्टमर का इंडेक्स बना सकते हैं जिसमें नाम, एड्रेस हो, उसके टेलीफोन नंबर, लेजर फोलियो, क्रेडिट लिमिट यानी कितनी क्रेडिट उनको दी जानी चाहिए, कितना उधार आप उसको बेच सकते हो। अब इंडेक्सिंग और क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग है। इंडेक्सिंग का मतलब सिर्फ रेफरेंस बनाना, मेकिंग रेफरेंस टू द रिकॉर्ड्स फाइल। ऑलरेडी तुम फाइल कर चुके हो, उसका खाली अपने क्या बनाना है, रेफरेंस बनाना है। पर्पस इंडेक्सिंग का है फाइंड आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा वो पता करना होता है। जबकि क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग ऑफ पेपर्स इन डिफरेंट फाइल्स। अलग अलग फाइल के अंदर अपने पेपर्स को अरेंज करे, गोठवू के भाई क्लासिफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्सिंग टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। इंडेक्स इंडिकेट्स और पॉइंट्स आउट द प्लेस कि जहाँ पे आप खाली ये मेन हेडिंग लिखोगे ना तो भी चलेगा ये। यानी अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लोकेट करना मतलब ढूंढना, कॉस्ट रिड्यूस करना, क्योंकि ढूंढने में टाइम ज़्यादा जाता है और अगर कोई चीज़ गुम हो गई तो इससे नुकसान होगा, तो इसको रिड्यूस किया जाता है और इससे इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। फिर टू इंश्योर क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्सिंग इंश्योर्स easy and quick cross referencing and thereby saves time and effort। यानी क्रॉस रेफरेंसिंग आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी गई है। तो इससे इंडेक्सिंग से ये होता है कि आपके पास क्रॉस रेफरेंसिंग यानी मतलब मैं कहाँ पे ढूंढ पाऊंगा उसका रेफरेंस मेरे पास होगा। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफिस वर्क की बढ़ती है कारण टाइम कम जाता है ना, इसकी वजह से। अब एसेंशियल्स ऑफ गुड इंडेक्सिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 या 5 मार्क के लिए। सबसे पहले वो सिंपल और इजी होनी चाहिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इकोनॉमी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला, दूसरा और चौथा यूनिट है ना फोकस करना, तीसरा थोड़ा टफ है, बराबर नहीं। तीसरे में अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन वो शेयर मार्केट वाला पूरा हिस्सा बहुत टफ है याद करने में। तो पहला, दूसरा और चौथा यूनिट है ना बराबर से याद कर लेना। ओके, तो सिंपल और इजी टू ऑपरेट होना चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कर कसर युक्त, सस्ता होना चाहिए, जिसमें स्पेस भी कम जाए और मेहनत भी कम लगे और पैसे भी कम लगे। एफिशिएंसी, स्पीड और एक्यूरेसी, फाइल्स को लोकेट करने में फटाफट फाइल को लोकेट कर सके। क्रॉस रेफरेंसिंग, जैसे बताया कि आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे होगी, एक से ज़्यादा जगह पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ये लाइब्रेरी वाले इंडेक्सिंग बहुत अच्छा करते हैं। सबसे अच्छा इंडेक्सिंग अगर आपके आजू बाजू को देखो ना तो कौन करता है, ये मेडिकल स्टोर वाले। आप अगर कोई चीज़ पूछोगे नहीं ये दवाई है कि नहीं तो वो एग्जैक्टली वही लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ वो दवाई होगी। अब इतनी सारी दवाइयों में से उनको इंडेक्सिंग करने में क्या आसानी रहती है, वो जानते हैं कि आई नाम की कोई भी दवाई कौन से बॉक्स के अंदर होगी। फिर वो इसको भी डिवाइड करते हैं कि सिरप हो तो अलग जगह पे रखा जाएगा और अगर टैबलेट हो तो अलग जगह पे रखा जाएगा, ऐसा। फ्लेक्सिबिलिटी, अ गुड इंडेक्सिंग सिस्टम हैव सफिशिएंट स्कोप फॉर एक्सपांशन। यानी अगर इंक्रीज करना चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा पेज ऐड करना चाहे तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी बदलाव लाने की क्षमता। फिर सेफ्टी, पिल्फरेज यानी बगाड़, स्पॉइलेज, it should be able to avoid pilferage of index card and to save it from destruction by dust। धूल ना चढ़ जाए, इंसेक्ट, रेड, फायर या तो वाटर, पानी या तो आग से नुकसान ना हो जाए। इट मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना वो सब सेफ रहे, वैसी होनी चाहिए। फिर कन्फर्मिटी विद द फाइलिंग सिस्टम, जैसी फाइलिंग सिस्टम ने उसके जैसी कन्फर्मिटी यानी उसके साथ में
उसके जैसे ही बोले ना उसको कन्फर्मेटिव बोलेंगे। जैसे फाइलिंग सिस्टम होती है वैसे ही आपके पास इंडेक्स सिस्टम होनी चाहिए। फिर सिग्नलिंग, it should provide for suitable plastic or metallic signal. A signal is a metal clip, plastic tub, or a thick paper slip which is attached to the exposed edge of the card. अपने देखते हैं डायरी के बाद अलग अलग रंग की ने अपने नोट चिपका देते हैं कि इसमें कौन सी इंडेक्स है, डायरी में होता है ये। तो इसमें ए के ऊपर अगर आप थंब रखोगे ना तो ए वाला सब कुछ ओपन हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह से सिग्नल होते हैं कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी। तो इसमें भी अगर डेटर है ना तो अगर समझो आपने उसको ग्रीन कलर से लिया, क्रेडिटर उसको रेड कलर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंडेक्स में आपको जाना है। Its purpose is to draw attention to certain facts recorded on the card. For example, the blue signal on a on a staff card may indicate the concerned employee is a member of the staff. Pension scheme and a red signal may indicate that the concerned employee is a member of the salary linked insurance plan. यानी सब अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज के लिए हम अलग अलग इंडेक्स बनाएंगे और उसके लिए इंडिकेशन करने के लिए हम अलग कार्ड्स रखेंगे। सिग्नल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट फोल्डर्स, कार्ड्स, लेजर फोलियोज। सिग्नल कैसे यूज किए जाते हैं? कार्ड, लेजर फोलियोज, फोल्डर्स, ये सब के अंदर। फिर केसेस इन विच इंडेक्स कैन बी डिस्पेंस विद, यानी जरूरत नहीं है। अगर फाइल को तुमने पहले से ही बराबर अरेंज किया हो तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है। जैसे आपके कंपनी के अंदर अगर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं ना, तो हम 12 साल के रिकॉर्ड रखते हैं। 12 साल की रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते हैं, 8 साल के रिकॉर्ड हम फिजिकल फॉर्म में रखते हैं यानी फाइल में रखते हैं। 8 साल के रिकॉर्ड की क्या इंडेक्स बनाएंगे? तो वो सामने अपने एक कबाड़ के अंदर है जिसको रखते हैं बराबर, और उसमें आपको नंबर पता चल जाते हैं कि कौन से साल की फाइल है, तो इसमें इंडेक्स की जरूरत नहीं है। इफ द फाइल्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली और न्यूमरिकली देर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट इंडेक्स। यानी फाइल को अगर अल्फाबेट से और नंबर से दो में से किसी से भी तो अलग इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कौन सी चीज कौन सी जगह पे मिल जाएगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 100%। डिफाइन MIS, discuss the characteristics and functions of MIS. Management Information System is a tool which is used for better management and scientific decision making. अंडरलाइन करो, टूल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखो वो टेक्निक है खाली सिर्फ, यानी टूल है सिर्फ, वो आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है। इट मे डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन, इट मे मेनी नहीं है, मे डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन विच इज एन एसेंशियल और इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी MIS। यानी मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है लेकिन एलिमेंटल MIS का इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आगे लिखा ही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन MIS का सबसे क्रिटिकल रिसोर्स है। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर एग्जिस्टेंस एंड वी आर मच डिपेंडेंट अपॉन इट फॉर एनी डिसीजन। हर डिसीजन के लिए हम उसके ऊपर डिपेंडेंस रखते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट टू अचीव आवर गोल्स। तो हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कारण क्या कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की बात करें तो मार्केट में कब कौन सा रुझान आएगा, मतलब क्या ट्रेंड्स आएगा, उसको अगर जानना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। मीनिंग 3 वर्ड्स का है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। मैनेजमेंट का मतलब हम जानते हैं इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, बट फॉर MIS मैनेजमेंट का मतलब प्रोसेस एंड एक्टिविटी दैट अ मैनेजर परफॉर्म्स इन देयर ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें 4 प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर 4 आता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 4 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 चीज़ों को मैनेजर करता है, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस डेटा, याद रखो इन्फॉर्मेशन फाइनल डेटा होता है, तुमने जो कलेक्ट किया मार्केट से वो नहीं, लेकिन जो यूजेबल है ना वो इन्फॉर्मेशन है। द डेटा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक यूजर। अंडरलाइन करो स्पेसिफिक यूजर, सब किसी के लिए नहीं होता है, हर डेटा को अलग अलग यूजर के लिए क्रिएट किया जाता है और इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करना पड़ता है यानी ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, जैसे परसेंटेज बना दो तो जिससे सामने वाला आसानी से समझ पाए। सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। सिस्टम का मतलब एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो एक बात समझो, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस होता है कि पहले ये किया जाएगा, बाद में ये किया जाएगा, फाइनली ये किया जाएगा, ये स्टेप्स होते हैं ना, वो सिस्टम है। तो अब डेफिनेशन, सबसे पहले जेरोम और जे कैंटर, MIS इज ए सिस्टम दैट एड्स, एड्स अंडरलाइन करो, मदद करना,
AIDS, एड्स का मतलब मदद करना। मैनेजमेंट इन मेकिंग, कैरिंग आउट एंड कंट्रोलिंग डिसीजंस, ये किस में मदद करता है? कोई डिसीजन लेने में मदद करता है। कैरिंग आउट यानी किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। और किसी डिसीजन को कंट्रोल करने में, यानी बराबर काम हो रहा है कि नहीं उसको देखने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट को अपना काम परफॉर्म करने में ये मदद करेगा एमआईएस। अकॉर्डिंग टू जीबी डेविस, एमआईएस इज एन इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या क्या बातें बताइए। पहली बात अंडरलाइन करो, इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम, यानी इसमें ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। और साथ में इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए? तो बिजनेस को चलाने के लिए यानी ऑपरेशंस, उसके बाद में मैनेज करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। हियर द सिस्टम यूटिलाइजेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर का मतलब उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो। मैनुअल प्रोसीजर, मैनुअल प्रोसीजर यानी हम लिखते हैं उसको, या तो उसको कलेक्ट करने के लिए आदमी को भेजते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन मॉडल एंड डेटाबेस, मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगा उसका पूरा मॉडल बन, हर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल अलग होता है। और डेटाबेस यानी कहाँ से डेटा आएगा, उसका बेस क्या होगा, यानी बेस यानी कहाँ से जड़ सूच है केवल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, MIS should be designed in such a way that it can provide required information at all levels of management। तो पहले मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, खाली इतना याद रखना है इसके अंदर, सबके लिए चाहिए। फिर मैनेजमेंट डायरेक्टेड, तो मैनेजर्स गाइड करता है इसको, बस इतना ही याद रखना है, मैनेजर्स शुड गाइड द MIS, क्योंकि मैनेजर जानते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो MIS को कलेक्ट करने वाला अलग इंसान है, तो उसको पहले से बता देना पड़ेगा कि हमको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ाली, इट इंटीग्रेट्स वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, अंडरलाइन करना खाली, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अंदर अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना जरूरी है। तुम बोले ये मेरी इंफॉर्मेशन में किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को ना दूं, तो वो डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन के बिना अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। फिर कॉमन डेटा फ्लो, इसमें अननेसेसरी डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है, मतलब एक काम दो बार नहीं होना चाहिए। और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो ओरिजिनल सोर्स से ही कलेक्ट करना है, यानी किसी को इनडायरेक्टली पूछना नहीं है। जहां से डेटा इकट्ठा हो सके उस जगह पे ही आपको जाना है। एंड इट इज डन ओनली वंस, और सिर्फ एक बार किया जाता है। यानी एक डेटा एक ही जगह से कलेक्ट करना हो तो सिंगल टाइम में आपको जाना है, उसी जगह पे आपको बार बार जाना नहीं है। हेवी प्लानिंग एलिमेंट, द प्रिपरेशन ऑफ MIS रिक्वायर्स अ मच लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मे बी 3 to 5 years। 3 से 5 साल का प्लानिंग पीरियड आपको चाहिए उसके लिए। सब सिस्टम कंसेप्ट, for effective use, MIS is divided into various subsystems so that the management can take more insight and attention to each subsystem। यानी MIS को कैसे डिवाइड किया गया है, अलग अलग सब सिस्टम के अंदर, जिससे आप और ज्यादा इंसाइट, इंसाइट यानी उंडान पूर्वक क्यों आए, અને अटेंशन यानी ध्यान आप ही सको તમે दरेक सब सिस्टम ऊपर। फिर आता है उसके बाद में कॉमन डेटाबेस, वापिस वही रिपीट हो रहा है कि टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ फाइल स्टोरेज एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। इसमें कॉमन, जिसको एक मास्टर फाइल बोलते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तुमको उसी इन्फॉर्मेशन में से अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसको मास्टर फाइल या तो सुपर फाइल बोलते हैं। फिर MIS कंप्यूटर के बिना नहीं चलेगा। वी कैन यूज MIS विदाउट कंप्यूटर, बट यूज ऑफ कंप्यूटर में प्रोवाइड मेनी बेनिफिट। सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे एक्सेल डेटा शीट के अंदर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि MIS के अंदर आप कंप्यूटर अगर यूज करोगे तो एक्सेल शीट के अंदर आप फॉर्मूला रख के डायरेक्टली उसको कंप्लीट कर पाओगे। एंड क्वेरीज यानी क्वेश्चंस, उसको फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। क्वेरीज हमें ने प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं, मैं जब C++ सीखता था उस टाइम पे मैंने ये देखा था, क्वेरीज बोलते हैं उसको। आपको एक सामने ने बोला जाता है, जैसे कि अभी देखो कि आप मोबाइल पे एक बटन को क्लिक करते हो, वो बटन आपको दिखता है लेकिन फिजिकली वो बटन है ही नहीं। तो वो बटन को क्लिक करने के बाद पीछे बैकएंड में क्या प्रोसेस होगा ने, वो कैसे क्लियर करेंगे उसको एक क्वेरी बोलते हैं।
समझे, एक क्वेश्चन बोलते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सब कंप्यूटर से ज्यादा अच्छी तरह से होता है। एक्यूरेसी, चौकसाई जिन्हें कहिए। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज भी इसमें ज्यादा मिलती है कंप्यूटर के अंदर। 1 टेराबाइट के अंदर आप 10 लाइब्रेरी जितना, यानी लाखों नहीं करोड़ों बुक को अपने स्टोर कर सकते हैं। एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ सर्च करना है, इंफॉर्मेशन फटाक से सामने आ जाएगी। एंड रिडक्शन इन क्लरिकल वर्क एंड ह्यूमन एरर। हाँ, अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो तुरंत करेक्ट हो जाता है ना, कंप्यूटराइज होता है, तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर यूजर फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एमआईएस शुड बी इजी टू ऑपरेट फॉर इट्स एंड यूजर्स विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की हेल्प के बिना आप आसानी से यूज करो ना, वैसा एमआईएस होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार जिसने एमआईएस कलेक्ट किया वो तो एक्सपर्ट, एक बार उसने आपको सिस्टम दे दी, अब उस सिस्टम को यूज करना आपके हाथ में है। अगर मैं उस सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, अब अगर मैं वो सिस्टम को यूज कर रहा हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स, इंफॉर्मेशन इज द मेन एलिमेंट ऑफ एनी एमआईएस। तो मतलब इंफॉर्मेशन का लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में प्रोसेसिंग होता है, पहले इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोसेसिंग का कोई मतलब नहीं बनता। फिर बेनिफिट्स ऑफ एमआईएस आता है। Following are the benefits of MIS. It provides timely, accurate, scientific, reliable and permanent information. देखो, जो ऊपर एक बार पढ़ते हैं ना वही बार बार रिपीट हो रहा है। देखो वापिस आया डुप्लीकेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करता है। ये आपने किस में देखा था, सब सिस्टम में देखा था। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यानी वही हुआ कोऑर्डिनेट करना। फिर इट कोऑर्डिनेट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू द इंफॉर्मेशन सीकर। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोग हैं उन सब के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोगों के लिए फॉर्मेट बराबर से ऐसा मिल जाता है कि जिससे अपने आसानी से उसको इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हो। इट हेल्प्स इन मेकिंग बेटर एंड साइंटिफिक डिसीजन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर, इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर डिसीजंस लेता है। और अगर वो डिसीजन की बात करें तो डिसीजन कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको समझ के डिसीजन लिया, वो जरूरी है। इट प्रोसेसेस एंड रिकवर्स डेटा विद ग्रेटर स्पीड। तो डेटा कलेक्शन आसान हो जाता है और प्रोसेसिंग उसका आसान हो जाता है। देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिमोट एरिया यूजर्स, और दूर के यूजर्स है जिनके पास हम तक पहुंचने का ऐसा कोई साधन ना हो, तो उसको ऐसे ऑनलाइन ये डेटा प्रोवाइड करके काम किया जा सकता है। नाउ द लास्ट वन इज limitations of MIS. Following are the limitations of MIS. The quality of the operations of MIS depends on the quality of input process. जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी तुमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वही गलत है तो MIS भी गलत हो गया। दूसरा, MIS इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। आगे भी बोला, पहला जो वर्ड था टूल, ये सिर्फ एक साधन है, वो मैनेजमेंट खुद नहीं है, तो वो मैनेजमेंट की जगह कभी नहीं ले सकता। And MIS may not have necessary flexibility to quick adjust itself with the changing needs of changing environment. बदलते हुए हालात के साथ में तुरंत एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप 1-1.5 साल तो चलाते हो, बाद में नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो तब तक बीच में जो चेंज आता है उसको अपने कोप अप नहीं कर पाते। एंड MIS कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड, टेलर मेड यानी रेडीमेड, टेलर मेड का मीनिंग लिखो रेडीमेड। टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेज इज सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ डिसीजन मेड बाय एग्जीक्यूटिव। जितने भी एग्जीक्यूटिव है सबके तरफ से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब MIS आपको रेडीमेड डिसीजन देगा, ऐसा मान के चलने में खामी है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी डिसीजन रेडीमेड नहीं होता, उसमें चेंज तो करना ही पड़ता है। MIS टेक्स इनटू अकाउंट ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते, क्वालिटी नहीं। जैसे एटीट्यूड ऑफ मैनेजर, मोरल ऑफ मैनेजर, मोरल का मतलब सही गलत के बीच में डिफरेंस करना, नीति के बारे में, नीति अनीति, विच हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, मैनेजर्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लेस यूजफुल इन नॉन प्रोग्राम डिसीजन विच आर नॉट ऑफ रूटीन नेचर। जो अगर रूटीन नेचर का नहीं हुआ, ऐसे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
मुश्किल में लाती है आपको। रूटीन ना हो तो, नया डिसीजन लेना हो तो वो पुरानी चीज नहीं चलेगी। द एमआईएस इज नॉट यूजफुल वेयर सीक्रेसी इज मेंटेन, क्योंकि एमआईएस सबके लिए ओपन हो जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे सीक्रेट्स नहीं मेंटेन कर पाते हो। इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द वर्कर्स, डिसेमिनेटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि अगर शेयर करेंगे हर चीज को तो इससे नुकसान ये होता है कि कोई भी चीज हम कंप्लीटली सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एमआईएस इज ऑल्सो अफेक्टेड और रिड्यूस इन केस ऑफ चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट में अगर चेंज आता है तो वो नई एमआईएस डेवलप करेगा तो पुरानी एमआईएस तुम्हारे लिए बेकार हो जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो भी सेम प्रॉब्लम होगा। और अगर जो टीम के साथ तुम काम करते हो वो टीम बदल जाएगी तो भी क्या होगा कि पुरानी टीम जो इंफॉर्मेशन यूज करती थी, नई टीम उसके लिए क्या करे, उसको माने ही ना, ऐसा भी हो सकता है इसका।